मतलब अपने को समझने के लिए जिस दिन हम ये समझ जाएंगे उस दिन इस पैशन का उत्तर मिलेगा। क्योंकि प्रायः अभी तक जो रिसर्च का नोशन है वो वेस्ट से आया है, और वेस्ट में जो कॉलोनियल एंथ्रोपोलॉजी है उसने कहा कि भाई टू अंडरस्टैंड अदर्स, दूसरों को समझने के लिए आप रिसर्च करते हैं। उसी से पॉजिटिविज्म आया, उसी से ढेर सारी चीजें मेथोडोलॉजी सारी आई, तो हम अदर्स को समझते हैं। जिस दिन हम समझ लेंगे कि हम अपने को समझने के लिए जिस तरह से सर्च कर रहे हैं उस दिन हम पैशन के साथ रिसर्च करेंगे। इसीलिए हम अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं पहले क्या होता है कि मैंने किसी भी एंथ्रोपोलॉजी सोशियोलॉजी से बात करी, मैंने गोवा पर रिसर्च किया है, कोई कहेगा टिम्बकटू पर किया है, कोई कहेगा वहाँ के ट्राइबल्स पर किया है। मेरा कहना है कि पहले आप अपने गाँव पर रिसर्च तो करो, अपने आसपास पर रिसर्च तो करो। अभी तक ये यूनिवर्सिटी है, क्या आपकी इस यूनिवर्सिटी के आसपास के 1400 या 14 गाँवों का एक डॉक्यूमेंटेशन है आपके पास? कितनी पॉपुलेशन प्रोफाइल, रिसोर्सेज, उस गांव के इंडिजिनस नॉलेज, ट्रेडिशनल नॉलेज, क्या डॉक्यूमेंटेशन किया आपने? अगर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में 37 यूनिवर्सिटी है तो एटलीस्ट 37 के अराउंड 370 गाँवों का तो डॉक्यूमेंटेशन हो जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं करता। तो रिसर्च जब हम अपने लिए करेंगे तो हमारा एक आर्गुमेंट प्रयास होता है एंथ्रोपोलॉजी सोशियोलॉजी जो सोशल साइंस की दुनिया में कि भाई आप कहते हो कि जब हम अपने को समझेंगे तो हम अपनी भाषा को सबसे बेहतर समझते हैं, उस लोकल डायलेक्ट को बेहतर जानते हैं, उन गाँवों को बेहतर समझते हैं। तो दूसरी जगह के गाँव में जाकर हम अध्ययन करते हैं। मान लीजिए फ्रांस में जाकर हमें एक बार हम फ्रांस में गए थे 1857 की मेमोरी को स्टडी करने, तो मुझे बहुत मुश्किल हुई थी क्योंकि मैं फ्रेंच नहीं जानता था। मुझे बहुत सारे महाराष्ट्र के दलित मूवमेंट में मेरा काम है, कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट आप जैसा उत्तर प्रदेश पे लिखते हैं, बिहार पे लिखते हैं, क्यों नहीं आप महाराष्ट्र पे करते हैं? महाराष्ट्र दलित मूवमेंट का गढ़ रहा है। मैं कहता हूँ भाई मैं मराठी नहीं जानता, तो कहते हैं मराठी नहीं जानते, आपके लिए तो मराठी ट्रांसलेट कर देंगे। मैं कहता हूँ कि देर आर मल्टीपल मराठी, तो मराठी ट्रांसलेट करोगे। गोवा की मराठी अलग है, पुणे की मराठी अलग है, इतने नुआंसेस हैं। तो मेरा कहना है कि जो रिसर्च है, यानी भारत सेंट्रिक रिसर्च तभी होगा जब आप समझेंगे कि रिसर्च हम अपने लिए कर रहे हैं और अपने आसपास का अपना रिसर्च करेंगे, तभी भारत सेंट्रिक रिसर्च होगा। और उसके लिए गांधी जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि ये जो जनता में एक ट्रांसपेरेंट डिग्निटी होती है, हमें बस उससे जुड़ जाना है, आपको कुछ नहीं करना है, आप डोंट गो देयर एज रिसर्चर। जैसे ही आप रिसर्चर की तरह जाएंगे वैसे ही आप रूज करना शुरू कर देंगे, यू गो एज पार्ट ऑफ इट। तो उसके लिए तो आपको वो डिग्निटी दिखाई पड़नी शुरू हो जाएगी। गांधी पूरा इतने साल उन्होंने ट्रैवल करके उस डिग्निटी को ही देखने की तो कोशिश करी, और उस डिग्निटी को देखा तो उन्होंने इतना बड़ा नेशनल मूवमेंट खड़ा किया क्योंकि उन्होंने उस समाज की आत्मशक्ति को समझा। तो वो एक रिसर्चर का काम था। तो मुझे लगता है कि ये करने की जरूरत है। जब हम ये करेंगे तभी जा करके हम उसको समझ पाएंगे। अब मैं आपको बताऊं क्यों सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल साइंस का पूरा डिबेट में अभी आपने देखा इतना महाकुंभ मेला हुआ, 67 करोड़ लोग आए। जो वहाँ नज़ारा था, जिस तरह के हरे पेशेंस, जितने तरह के सोशल साइंस के आप इंडिकेटर्स लगाना चाहें लगा के समझने देखना चाहें देख लें, वो गजब किस्म का एक समवाय था। लेकिन उस पर इंडिया में कोई रिसर्च है? मैं जो एक विदेशी ने काम किया है कामा मैकलिन, उसको तैयार हो करके रखते हैं, तो छोटे मोटे और काम है। मेलों पर भारत कहते हैं मेलों का देश है, मेलों का कोई बढ़िया डॉक्यूमेंटेशन, बढ़िया रिसर्च है? मतलब ये तो छोटा एक उदाहरण है। शुरू करिए फसलों पर, आपके गांव के फसलों पर पहले कौन सी फसल होती थी, कौन से फसल होते हैं, उसके क्या कारण है, वहाँ के कल्चर, ट्रेडिशन, शादी विवाह, गीत गवनई, भजन कीर्तन, ये सब पर भी कहाँ कोई रिसर्च है? जो भी है बहुत थोड़ा बोरा, मतलब किसी ने रेफरेंस के रूप में ला दिया। तो भारत सेंट्रिक रिसर्च तभी संभव है जब हम समझेंगे कि हम आत्म को रिसर्च कर रहे हैं, और आत्म को रिसर्च जब समझेंगे तो पैशन आएगा, पैशन आएगा तो हमें एक नया लेंस मिलेगा। क्योंकि अभी तो जो हमारा लेंस है देखने का वो वेस्टर्न लेंस से हम देखते हैं इंडिया को। जैसे ही बोले कि हमें अपने को देखना है तो हम अपने लेंस को रिवाइज करेंगे, तो वो लेंस को रिवाइज करने में हमें फिर ये जो वेस्टर्न से निकल के इंडियन लेंस हमें मिलेगा। अच्छा इंडिया क्या है? अब ऐसे ही भारत आएगा तो प्रश्न उठेगा कोई भारतीय लेंस क्या होता है? तो उसके लिए बहुत सारी पहले बातें हो चुकी हैं कि हमें इंडियननेस को समझना है, जो इंडियन एटीट्यूड क्या होता है।
जैसे मैंने कहा ना कि ये जो मेले में जो लोग आए थे, कहीं कोई विद्रोह नहीं, कहीं कोई नारे नहीं, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। हमारे मिल में वो नॉर्थ नीदरलैंड में थे, तो हमारा हमको हम जिस इंस्टीट्यूट में थे, रॉयल ट्रॉपिकल इंस्टीट्यूट में, तो हमारे कलीग ने कहा कि चलिए वर्कशॉप हो रहा है, उसमें एक अंग्रेज प्रोफेसर आ रहे हैं, वो बताएंगे अंग्रेजी कैसे अच्छी लिखनी है, यानी प्रपोजल कैसे अच्छा बनाना है, तो अंग्रेजी कैसे अच्छी लिखनी है। ठीक है भाई, मैं गया तो उन्होंने कहा आप इंडिया से हैं, इंडिया तो गजब देश है साहब, इतना धैर्य है वहाँ लोगों में। हमारे यहाँ तो 2.5 घंटा, वहाँ 2.5 घंटा ट्रेन लेट हो जाती है, सब कुछ शांति से बैठे रहते हैं। हमारे यहाँ आधा घंटा ट्रेन लेट हो जाए सीधा छोड़ देते लोग। तो ये इंडियननेस है, कैसे रहे, कैसे सोचे, कैसे खाए, कैसे पिए और कैसे, तो वो उस इंडियन मेंटालिटी, चित्त, भारतीय चित्त, रंजन ने बताया उसके ने भारतीय चित्त को जो समझना है और उस चित्त से फिर एक लेंस का मिलना और उस लेंस से फिर अपने को देखना और उस अच्छा अब वो चित्र क्या है, वो जो भारतीय क्या है, तो ये है। दूसरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू एक बार इटावा में किसी किसान से उन्होंने पूछा कि भारत तुम्हारे लिए इंडिया क्या है, भारत क्या है, देश पूछा, देश क्या है। उसने कहा जहाँ तक दिखता है वहाँ तक देश है, जहाँ तक नहीं दिखता वहाँ पे देश। तो कलकत्ता को विदेश कहा जाता था पहले हमारे गीतों में, विदेश कलकत्ता को विदेश कहा जाता था। तो ये जो तो जहाँ तक दिखता है, जो हमारा एक्सपीरियंस का वर्ल्ड है, वो हमारा देश है, वो हमारा भारत है, और उसी एक्सपीरियंस से हम बड़े भारत को समझते हैं। और उसका मैं 2 छोटे उदाहरण देकर के, ये मैं इसको बहुत बड़ा एकेडमिक डिस्कोर्स नहीं बनाना चाहता, क्योंकि इसमें तो बहुत सारी बातें हैं जो कहने की जरूरत है कि भाई अब इंडिया सेंट्रिक में विषय क्या होंगे। पहले तो हुआ पर्सपेक्टिव के साथ लेंस हुआ, लेंस के साथ विषय क्या होंगे, जैसे कुछ इशारा संजय जी ने किया था कि भाई ये चीज़ें हो सकती हैं। जो उन्होंने कहा कि वो डिज़ाइन ही अभी तक हम लोगों ने नंबर ही नहीं किए, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने अपने बॉडी को कोलोनियल जो रेस, अभी भी रेस से हम देखते हैं, अभी भी बॉडी टाइप को हम उन्हीं कोलोनियल, वेस्टर्न कोलोनियल मीनिंग से देखते हैं। तो वेस्टर्न कोलोनियल डिफिनीशन से निकलना है, उसके लिए नई वोकैबुलरी खड़ी करनी है। जब तक आप नई वोकैबुलरी नहीं खड़ी करेंगे तब तक उसी ट्रैप में फंस जाएंगे। तो वो एक बड़ा प्रयास है जो हम लोगों को करने की जरूरत है। तो वोकैबुलरी बनाना पड़ेगा, उसके लिए शब्दावली खड़ी करनी पड़ेगी। बहुत बड़ा, देखिए कोई बहुत आसान है कि आपने कह दिया और हमने सुन लिया और हमने जाके करना शुरू कर दिया। इट्स लॉन्ग प्रोसेस, हार्मोनिक प्रोसेस है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। पहले तो आपके मन को डिकोलोनाइज करना होगा, उस डिकोलोनाइज करने में कॉन्फिडेंस की बात प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो आत्मनिर्भरता का जो सेंस है वो सेंस लाना पड़ेगा और एक कॉन्फिडेंस का सेंस लाना पड़ेगा, फिर वो आगे बढ़ेगी। तो मैं 2 बातें जो है डिविनिटीज, जो डिविनिटी कैसा, सबसे जरूरत है भारतीय रिसर्च पर, भारत की रिसर्च के लिए कि जिस जनता के का हम हिस्सा हैं, उस जनता के साथ बहुत गहरे आत्मीय तादात्म्य स्थापित करें। ये मत सोचें कि हम जिसको पढ़ने जा रहे हैं वो अपर है, निरक्षर है, ग्रामीण है। जैसे ही हम ये सोचेंगे कि अदर हमारे भीतर विकसित होना शुरू हो जाएगा। हमारे रिसर्च का सबसे बड़ा खतरा वो अदर है, जिसको हमारी एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी बहुत ग्लोरीफाई करती है कि पॉजिटिविज्म होना चाहिए, अदर होगा, आप अदर को देखिए, पॉजिटिविस्ट होइए, पॉजिटिविस्ट न्यूट्रलिटी करिए। मैं पहले इसके काउंटर आर्गुमेंट देता हूँ, न्यूट्रलिटी क्या जरूरत, जब तक इमोशन नहीं होगा तब तक आप अच्छा रिसर्च नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसी इमोशन और पैशन से रात रात दिन दिन धूप खाते हुए गाँव में आप घूमते हैं और तब जाके अच्छा कुछ 2-4 अच्छे नैरेटिव मिलते हैं जिनको आप अपने शोध में ले जाते हैं, 2-4 शब्द मिल जाते हैं जिनको आप शोध में ले जाते हैं। पूरी जिंदगी रिसर्चर काम करता है तो शायद कुछ अच्छे वाक्य मिल जाते हैं जिसको हम वो करता है, उस पर अपने रिसर्च को आगे बढ़ाता है, उसमें बहुत इंसाइट होता है। तो जिनको हम समझते हैं कि अपर हैं, निरक्षर हैं, जिन पर हम शोध करने जाते हैं, वो वस्तुतः बहुत ज्ञानी लोग हैं और उनके ज्ञान से ही हमें अपने को ज्ञानित करना होगा, तभी हम उस भारत को समझ पाएंगे। भारत सेंट्रिक रिसर्च, पहले तो उस भारत को समझना है जिसको गांधी कहते थे कि गाँव में रहता है, गरीबों के बीच लौटता रहता है, यानी उस भारत को समझना है जो आम जनता के बीच का भारत है। वो हमारा भारत ही, हम भीतर, भारत के भीतर हम इंग्लैंड बनते जाते हैं, यानी कॉन्स्टेंटली जिस दिन हम अपने गाँव से निकलते हैं हमारा एक आदरित शुरू हो जाता है और हम अपने भीतर एक आइलैंड बनाना शुरू करते हैं। तो हमें उस भारत से जुड़े रहना है और एक बड़ा कठिन संघर्ष, जैसे आप IAS होते हैं सबसे पहले अपने परिवार से काटते हैं,
अपने गांव से काटते हैं आप, तो आप फिर आप कट जाते हैं तो मेमोरी आपका, फिर आपके साथ अपने रूप का रिश्ता क्या होगा? सिर्फ मेमोरी के थ्रू जितना कर सकते हैं आप करेंगे, वो भी एक बड़ी शक्ति है। तो मैं अब ये छोटी छोटी दो कहानियां आपको एक एक मिनट लगेगा सुना करके खत्म करना चाहूंगा। अभी मेरे पास कितना वक्त है? 3 मिनट में हो जाएगा। उससे ये जाहिर होगा कि जिसको गांधी की डिग्निटी कहा था, ट्रांसपेरेंट डिग्निटी, या जिसको मैं कह रहा हूँ जिससे आपको जुड़े रहना है, और जो मैं कह रहा हूँ कि भारत केंद्रित रिसर्च तभी खड़ी होगी जब हम उसका इंसाइट लेंगे। तो हम लोग गाँव में जाते हैं, फील्ड वर्क करते हैं, सोशल साइंस इंस्टीट्यूट में, तो हमारा काम है। तो हम लोगों से कहते हैं कहानियाँ सुनाओ ना, औरतों से, वो लोगों से। तो भाई दिन में कहानी नहीं सुनाया जाता, रात की कहानी सुनाए, रात का एक कहानी सुनाएंगे। तो अब रात में फिर हमारे टीम में लड़कियाँ होती हैं, तो किसी तरह से कह के कहानी सुनती हैं। तो उसी में से कहानियाँ, एक दो छोटी कहानियाँ आपको सुना रहा हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसी वो क्या भारत है जिसको हमें समझना है। एक औरत ने सुनाया है कहानी कि एक राजा था, बड़ा गरीब था। ये भारत में ही हो सकता है, राजा था बड़ा गरीब, राजा था गरीब होता है। एक राजा था, बड़ा गरीब था, और उसकी एक रानी थी जो कमल के पत्तों पर पांव रख पानी भरने जाती थी। इतनी कमनीय, इतनी पतली दुबली थी कि कमल के पत्तों पर पांव रख पानी भरने जाती थी। एक दिन उसने, और पानी भर के लाती थी, रानी पानी भर के लाती थी। अब ये अमेरिका की कथा में नहीं होगा, इंडिया की कथा में नहीं होगा, पानी भर के लाती थी। एक दिन उसने देखा कि इस तालाब के किनारे बहुत सारी नगर की औरतें आई हैं और सबने सोने के गहने पहन रखे। तो वो आई घर में, उस दिन आके उसने अपना घड़ा फेंक दिया। अपने पति से बोला अब हम नहीं पानी भरेंगे। उसने बोला क्या हो भाई, अभी तो तुम बड़े खुश थी, खुश गई थी, अब कह रही हो पानी नहीं भरेंगे। कहा कि अभी इतना दिन हो गया, आज तक तुमने हमारे लिए एक भी गहना नहीं बनवाया। अभी वो औरतें आई थी, इतने गहने पहनी हुई थी। उसने कहा गहना भाई हम टैक्स तो लेते नहीं, तो गहना कहाँ बनाएंगे? राजा टैक्स नहीं लेता था। तो कहा वैसा करो, तुम टैक्स लगाओ, पैसा कलेक्ट करो तो हमारे लिए गहना बनवाओ। राजा ने पैसा कलेक्ट किया, टैक्स लगाया, पैसा कलेक्ट किया, गहना बनवाया। गहना बना के रानी को दिया। रानी गई पानी भरने, पानी भरने गई तो डूब गई, भारी हो गई, तो भीग गई। फिर आई, नाराज होकर फिर घड़ा फेंक दिया। उसने अरे अब क्या हो गया, अभी तो तुमको गहना बना के दिया था कल। कहा नहीं, अब ये गहना ले जाओ, इसको बेचो, बेच के जिससे तुमने पैसा दिया लौटा दो, हम ऐसे भी खुश हैं, क्योंकि हम गहना से हम डूब गए, भीग गए, हम ऐसे ही खुश हैं। तो ये जो ऐसे ही खुश है का वो डिविनिटी है जो भारतीय जनता हमें सिखाती है, और ये उसके लोक स्मृति का हिस्सा है। एक ऐसे ही छोटी सी कहानी एक दिन सर लगेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि इसको आप अपन निरक्षा समझते हैं, वो कितना क्रिटिकल सेंस उसके भीतर होता है। एक गांव है शाहपुर, इलाहाबाद के पास, जहाँ हम लोग काम करते हैं। वहाँ हम लोग इस ऐसे ही कहानी 50 साल में गाँव में क्या हुआ, बहुत सारी हिस्ट्री करते रहते हैं लोग, फैमिली हिस्ट्री। तो एक कोरी जाति की औरत से हम लोगों ने कहा कहानी सुनाओ। तो उसने कहानी सुनाई कोरी जाति के, कोरी समाज के बारे में। उसने बताया कि एक कोरी परिवार था और पति पत्नी दोनों कपड़ा बिनते थे, बहुत अच्छे से रहते थे, रोज कपड़ा बिनते थे, खूब आराम से दिन बिताते थे। एक दिन उन्होंने ज़्यादा कपड़ा बिना, तो पत्नी ने पति से कहा कि जाओ मीट खरीद करके ले आओ। ये सारी लोक कथाएं हैं, लोक कथाएं लोक मेमोरी होती है, लोक मेमोरी लोक समाज को समझने की सोच होती है। तो मतलब ये सिर्फ कहानी नहीं है। तो कहा जाओ खरीद के ले आओ, मीट, आज मीट बनाएंगे और आराम से खा के खूब आज रिलैक्स करेंगे, मतलब। तो उसने कहा ठीक है। तो गया बाजार, 5 बजे बाजार चला गया, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बजे रात को लौट के आया। जैसे 12 बजे रात को होता है कि जब गाँव में आप आते हैं, अब तो इलेक्ट्रॉनिक, अब तो बिजली हो गई, तब जो की कहानी है तब दिए बज चुके थे और अंधेरा था, गली में कुत्ते सोए हुए थे। वो किसी तरह से वो अपना बस्ते बचाते दरवाजे पर पहुँचा, दरवाज़ा खटखटाया, पति ने दरवाज़ा खोला, हाथ मुँह धो के खाने बैठा बोरे पर। पत्नी उसको थाली ले आई, थाली में रोटी और प्याज। उसने कहा कि अरे तुमने मीट नहीं बनाया?
मैंने कहा मैं रोटी प्याज ला रही हो, तो कहा मीट कैसे बनाते, मीट तुम लाते तो मीट बनाते, तुम तो अभी आ रहे हो। उसने कहा अरे आते हम तो 6 बजे ही मीट खरीद के गिद्ध को दे दिए थे कि हमारी पत्नी को पहुंचा देना। तो उसने कहा कि मीट खरीद के जब गिद्ध को दोगे तो क्या हमारे पास पहुंचेगा, गिद्ध तो बीच में ही खा जाएगा। अब वो 1 रुपये चलता है और 15 पैसा पहुंचता था, ये और इस कहानी के क्रिटिकल जो क्रिटिक है इंडियन स्टेट का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसका ये क्रिटिक है जो जनता करती है। तो अगर आपको सोसाइटी को समझना है, उसके कॉन्सियसनेस को समझना है, तो उसके